नमस्कार, के न्यूज नेशनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। चलिए नजर डालते हैं खबरें फटाफट पर। राजस्थान में कोरोना के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी तरह के धार्मिक आयोजनों पर रोक लगा दी है। सावन में होने वाली कांवड़ यात्रा भी प्रतिबंधित रहेगी। 21 जुलाई को ईद उल जुहा पर सार्वजनिक नमाज और सार्वजनिक इबादत पर भी रोक लगा दी है। गृह विभाग ने इसे लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। धार्मिक कार्यक्रमों पर यह रोक 17 जुलाई से ही लागू होगी। प्रसिद्ध धार्मिक मेले भी नहीं लगेंगे। गृह विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक हर धर्म के उन धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी जिनमें भीड़ जुटती है। जैन धर्म के चातुर्मास के दौरान भी भीड़ भाड़ वाले धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई गई है। अनलॉक 4 में भी धार्मिक गैदरिंग, मेलों और धार्मिक यात्राओं, जुलूस पर पाबंदी थी, लेकिन कांवड़ यात्रा और ईद उल जुहा को लेकर स्थिति साफ नहीं थी। इसीलिए गृह विभाग ने नए सिरे से गाइडलाइन जारी कर साफ तौर से पाबंदी लगाने का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसा है। गहलोत ने कहा, कोरोना की तीसरी लहर आनी तय है, वैक्सीनेशन समय पर नहीं हुआ है। केंद्र सरकार ने समय पर वैक्सीन का ऑर्डर नहीं दिया। दूसरी वेव के समय केंद्र सरकार भी भारी बदनामी हुई। भारत सरकार से पिछली बार जो गलतियां हुई, इससे बदनामी और आलोचना हुई, उससे सबक लेते हुए इस बार प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और अफसर तीसरी वेव को लेकर लोगों को आगाह कर रहे हैं। गहलोत ने कहा, पीएम और केंद्र वाले क्या कर रहे हैं वह अलग बात है। दुनिया कह रही है कि तीसरी लहर आ रही है। यह जीवन और आजीविका बचाने का सवाल है। कोरोना काल में यहाँ जाति, धर्म, राजनीति नहीं है। गहलोत ने कहा, कई देशों में तीसरी लहर आ गई है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि तीसरी लहर आकर रहेगी। तीसरी लहर आए या ना आए, हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी है। जैसे ही लॉकडाउन से छूट मिली, लोगों ने लापरवाही बरतनी शुरू कर दी है। पश्चिम चंपारण के डीएम ने देउरवा जहरीली शराब कांड में 16 मौतों की पुष्टि की है। कहा है कि प्राइवेट नर्सिंग होम, अस्पतालों में भी छानबीन कराई जा रही है ताकि उपरोक्त मामला पाए जाने पर अवलंबित कार्रवाई की जाए। संबंधित गांव में मेडिकल टीम भी भेज दी गई है। मेडिकल कैंप लगाया गया है ताकि अगर किसी की तबीयत खराब हो तो तत्काल स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाए। जिलाधिकारी ने बताया कि 2 लोगों की मृत्यु बीमारी से होने की संभावना है और मृतकों में से 4 अन्य मृतकों के परिजन द्वारा जहरीली शराब पीने से मृत्यु होना स्वीकार किया गया। पूरे मामले पर बेतिया के डीएम कुंदन कुमार ने कहा कि पिछले 2 दिनों में 9 लोगों की संदिग्ध तौर पर मौत की सूचना मिली थी। कुछ लोगों का इलाज भी चल रहा है। बेतिया के निजी अस्पताल में मुमताज नाम का शख्स भर्ती है। पंजाब में कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब में पार्टी की कमान सौंपने की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी को चेतावनी दे डाली है। कैप्टन ने शुक्रवार को सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी और साफ शब्दों में कह दिया कि पार्टी हाईकमान पंजाब की राजनीति में दखल देने की कोशिश न करे, वरना उसे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। पहले सिद्धू ने शुक्रवार को दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस मीटिंग के बाद ही अमरिंदर ने सोनिया को चिट्ठी लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की। पंजाब कांग्रेस 2 फाड़ होने की कगार पर पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि पंजाब कांग्रेस के प्रभारी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत शनिवार को चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। वे यहां अमरिंदर सिंह से मिल सकते हैं। महाराष्ट्र के जलगांव में शुक्रवार को एविएशन एकेडमी का एक एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। यह हादसा वर्दी शिवारा के पास चोपड़ा तालुका के जंगलों में शाम 4:30 बजे हुआ। एयरक्राफ्ट क्रैश होने के बाद स्थानीय आदिवासी सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने ही घायल ट्रेनी महिला पायलट को एयरक्राफ्ट के मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया पर हादसे की जानकारी देते हुए कहा कि एयरक्राफ्ट महाराष्ट्र की प्राइवेट NMIMS एविएशन एकेडमी का है। हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता को लेकर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने चौंकाने वाला बयान दिया है। उज्बेकिस्तान में चल रही सेंट्रल साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस में पहुंचे इमरान से सवाल किया गया कि क्या आतंकवाद और बातचीत एक साथ चल सकते हैं। इमरान खान ने कहा कि भारत का तो हम कितने दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि हम सभी पड़ोसी बनकर रहें, पर करें क्या, आरएसएस की आइडियोलॉजी रास्ते में आ गई है। इमरान खान ने इसी साल जून में कहा था कि अगर भारत कश्मीर में पुरानी स्थिति बहाल करने का रोड मैप बनाता है तो हम उसके साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। भारत
पाकिस्तान को बताए कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को वापस लेने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म करना इंटरनेशनल लॉ और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नियमों का उल्लंघन है। ब्रिटेन में पिछले हफ्ते हर 95 लोगों में से एक व्यक्ति को कोरोना था। ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। ONS के मुताबिक 10 जुलाई को खत्म हुए हफ्ते में कोरोना के 75% मरीज बढ़ गए। ब्रिटेन में अभी 7,72,475 सक्रिय कोरोना मरीज हैं। उधर चीन कोरोना की शून्य नीति लागू करने जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि चीन सीमाएं जल्द नहीं खोलेगा। दूसरी तरफ वैक्सीन को अनिवार्य करने के बाद फ्रांस में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। वहीं मामले बढ़ने के बाद ब्रिटेन ने फ्रांस को रेड लिस्ट की सूची में डाल दिया है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम गेब्रियस ने कहा कि चीन की वुहान की लैब में हादसे से कोरोना वायरस लीक हुआ होगा। लैब में अक्सर हादसे हो जाते हैं, ये आम बात है। उन्होंने कहा कि मैं खुद एक लैब टेक्नीशियन था, मैं एक इम्यूनोलॉजिस्ट हूँ। देश में कोरोना के केस में 2 दिन में पहले हुई बढ़ोतरी के बाद अब इसमें फिर गिरावट देखी जा रही है। बीते 24 घंटों में 38,109 संक्रमित मिले, 43,869 मरीज ठीक हुए और 560 की मौत हो गई। शुक्रवार को एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 6,329 की कमी आई। अब देश में 4.1 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है। सबसे ज्यादा 1.21 लाख एक्टिव केस केरल में है, जहां 1.01 एक्टिव केस के साथ महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। एक दिन की राहत के बाद सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज फिर पेट्रोल के दाम बढ़े, जबकि डीजल के दाम स्थिर हैं। आज डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ, जबकि पेट्रोल की कीमत 29 से 30 पैसे तक बढ़ी है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल का भाव सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 112 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। देश में पेट्रोल की सबसे अधिक कीमत मध्य प्रदेश में ही है। आज दिल्ली में पेट्रोल का दाम 101.84 रुपए, जबकि डीजल का दाम 79.87 रुपए प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 107.83 रुपए व डीजल की कीमत 97.45 रुपए प्रति लीटर है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पेट्रोल का भाव 100 रुपए पार हो चुका है। गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ने शनिवार सुबह 12वीं कक्षा के साइंस स्ट्रीम का रिजल्ट घोषित किया। इस साल कोरोना वायरस की वजह से 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था। 12वीं के छात्रों का रिजल्ट आंतरिक मूल्यांकन के जरिए किया गया है। स्कूल छात्रों को उनका रिजल्ट और स्कोर कार्ड उपलब्ध कराएंगे। 12वीं कक्षा के साइंस स्ट्रीम के रिजल्ट में 63,028 छात्रों और 44,236 छात्राओं ने परीक्षा पास की है। कुल 3,245 विद्यार्थियों को A1 ग्रेड मिला है। 12वीं के साइंस स्ट्रीम के लिए 1.40 लाख छात्रों ने पंजीकरण किया। स्कूलों को छात्रों का 12वीं का परिणाम देखने के लिए अपने इंडेक्स नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद स्कूलों द्वारा छात्रों को उनका रिजल्ट उपलब्ध कराया जाएगा। गुजरात बोर्ड GSEB मूल्यांकन मानदंड के अनुसार हर छात्र को पास घोषित होने के लिए सभी विषयों में न्यूनतम ग्रेड D प्राप्त करना होगा, तभी वह पास माना जाएगा। म्यांमार में पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। देश में कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट तेजी के साथ फैल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना की नई लहर के चलते दैनिक मौतों के मामले बढ़ रहे हैं। संक्रमण के आंकड़ों में बढ़ोतरी से सरकार चिंतित है, वहीं लोग भी सहमे हुए हैं। मरीजों की बढ़ती हुई संख्या के बीच ऑक्सीजन सप्लाई की कमी हो गई है। देश के सबसे बड़े शहर यांगून में कोरोना के मामलों में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। कोरोना की वजह से मौतों के आंकड़ों में भी इजाफा हुआ है। रोजाना 200 से ज्यादा मौतें हो रही हैं। जन सिलेंडर लेने के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं। म्यांमार में पिछले 2 महीनों से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं और पिछले 2 हफ्तों के दौरान यहां रिकॉर्ड 7,079 संक्रमणों के मामले दर्ज किए गए हैं और महामारी की शुरुआत से अब तक देश में 2 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। राजस्थान अपनी धरोहरों के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। इनमें से एक है कुंभलगढ़, जिसकी दीवार करीब 36 किलोमीटर है।
जिसे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। राजस्थान में ही इसे लंबी दीवार बनाने जा रही है जो 40 किलोमीटर लंबी होगी, जिसका काम भी शुरू हो गया है। खास बात यह है कि इस दीवार को बनने के लिए लोगों की मदद से ही रुपए जुटाए जा रहे हैं। दरअसल 27,000 बीघा जमीन, 3 लाख खेजड़ी के पेड़, 4,000 गायें, 1,000 नील गाय, 5,000 हिरण, 4,000 खरगोश और असंख्य सांप और चूहे की रक्षा के लिए ये दीवार बनाई जा रही है। दुनिया में शायद ही कोई इतना बड़ा पर्यावरण प्रेमी होगा जिसने इतने बड़े क्षेत्र के भू माफियाओं से झगड़े किए गए, कई अदालती मामलों में गवाही दी। वन्य जीवों और पशुओं के लिए समर्पित इस गुमनाम सेंचुरी को सुरक्षित करने के लिए 5 करोड़ रुपए जन सहयोग से एकत्र कर रहे हैं। करीब 40 किलोमीटर लंबी दीवार इस जमीन के चारों ओर बनाई जा रही है ताकि कोई अंदर अतिक्रमण न कर सके। 100 करोड़ की वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप झेल रहे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने आज देशमुख और उनके परिवार की 4.2 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया। नागपुर का एक फ्लैट और पनवेल की एक जमीन शामिल है। इसी मामले में देशमुख के पीए संजीव पलांडे और पीएस कुंदन शिंदे को अरेस्ट किया था। दोनों फिलहाल केंद्रीय एजेंसी की कस्टडी में हैं। देशमुख 3 बार बुलाने के बावजूद अभी तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। हर बार उन्होंने कोरोना संक्रमण का खतरा और अपनी बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए पेशी से छूट मांगी है। ईडी की कार्रवाई से बचने के लिए देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया है। ईडी पूर्व गृह मंत्री के खिलाफ मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह द्वारा लगाए 100 करोड़ की वसूली के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय अब तक देशमुख के कई ठिकानों पर 2 बार रेड कर चुकी है। ईडी ने कुछ दिन पहले देशमुख के पीए संजीव पलांडे और पीएस कुंदन शिंदे को अरेस्ट किया था। दोनों फिलहाल केंद्रीय एजेंसी की कस्टडी में हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक उद्देश्य के लिए एक जगह पर लोगों के एकत्र होने पर रोक लगाने के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग की। सुझाव पीएम द्वारा कोरोना पर बुलाई गई 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में दिया। उन्होंने कहा कि सरकार कोविड-19 महामारी के खिलाफ जंग लड़ रही है, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर भीड़ को एकत्र होने से रोकना बड़ी चुनौती है। केंद्र को सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक उद्देश्यों के नाम पर एक जगह एकत्र होने से रोकने के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिए। पीएम से अनुरोध किया गया कि कोरोना महामारी से निपटने से संबंधित सभी सामानों को जीएसटी से छूट दी जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं को कराने का फैसले पर भी फिर से विचार करने का आग्रह किया। ब्रिटेन का सबसे बड़ा युद्धपोत HMS क्वीन एलिजाबेथ और इसका स्ट्राइक टास्क ग्रुप भारतीय नौसेना के साथ युद्धाभ्यास के लिए हिंद महासागर पहुंच गया है। ब्रिटिश युद्धपोत 40 देशों की यात्रा के सफर पर है। ब्रिटिश युद्धपोत 40 देशों की यात्रा के सफर पर है। इसका मकसद एक खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए ब्रिटेन की प्रतिबद्धता दिखाना है। ब्रिटिश विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने कहा कि विमान वाहक स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती ने भारत और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोगी देशों के साथ रक्षा सहयोगी के एक नए युग की शुरुआत की है। भारतीय सैन्य अधिकारियों ने बताया कि 26 जुलाई के आसपास होने वाले युद्धाभ्यास में जटिल ड्रिल की जाएगी। यह HMS क्वीन एलिजाबेथ की पहली ऑपरेशन तैनाती है। युद्धपोत पर F-35B स्टील्थ लड़ाकू विमानों का बेड़ा है और इसके साथ 6 रॉयल नेवी जहाज, 1 पनडुब्बी और नौसेना के 14 हेलीकॉप्टर हैं। खबरें फटाफट में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ।